नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अहमद, सोशल वर्क करते हैं। जिस पर देखा जाए मलिन बस्तियों को लेकर फिर से बस्तियों के अंदर बहस शुरू हो गया है, जिस पर देखा जाए कि रिस्पना नदी पे जो अतिक्रमण की बात आ रही थी उस पर फिर से नोटिस और अलाउंस किया जा रहा है, जिस पर हम जानते हैं एक मीटिंग भी की गई थी। उस पर जो DM कार्यालय में कुछ लोग पार्षद और विधायक और सोशल वर्क भी वहां पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और उसमें जानते हैं कि किस तरह से क्या हो सकता है। दूसरा ये है कि पहले भी आश्वासन दिया गया था, जिस तरह से काट बंगला की बस्तियां तोड़ी गई थी वहां पर भी ये कहा गया था कि टूटेंगे नहीं, लेकिन विधायक भी वहां पर उस समय मौजूद नहीं हो पाए क्योंकि पब्लिक का आश्वासन ये रहा कि विधायक बचा लेंगे, लेकिन उस पर देखा गया कि अतिक्रमण हुआ और बस्तियां टूटी। अब हम जानते हैं क्या इसमें ऐसा कुछ रहेगा। खुशी जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई। देखिए, ऐसा है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर 584 मलिन बस्तियां हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं, और देहरादून शहर के अंदर 129 मलिन बस्तियां हैं। इसके रिस्पना के किनारे जो बस्तियां हैं उनके लिए बागची जी हैं एक, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर गए थे और वहां जाकर के उन्होंने अपनी पिटीशन डाली और उसके अंदर ये बात थी कि जो नदी के बीच में लोगों ने अपनी झुग्गियां बना रखी हैं उनको हटाया जाए, जो इसके अंदर डेयरी से गोबर वगैरह आता है उसको रोका जाए, और जो एफुलेंट आता है जिससे कि पानी गंदा होता है उसको हटाया जाए। ये एक पर्यावरण की समस्या को लेकर के वो अपनी एप्लीकेशन लेकर के गए थे। उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले ये ऑर्डर किया और हमारी सरकार या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने वहाँ पर ये अंडरटेकिंग दी कि ये जो बस्तियाँ हैं इसके अंदर 500 कुछ घर ऐसे हैं कि जिससे ये गंदगी जाती है और उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने हटाने की कार्रवाई की, काट बंगला से लेकर के और नीचे तक जहाँ भी इनको था इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसको हटाया। कुछ घर छूटे उसके अंदर बाद में जब सुनवाई हुई। अब इसके बाद जो है NGT ने ये कहा कि भाई आप इस नदी का जो फ्लड प्लेन जोन है कि जहाँ पर जिसको साधारण भाषा में कह सकते हैं डूब क्षेत्र, उसका रिपोर्ट हमको दीजिए, जो कि सिंचाई विभाग ने वो रिपोर्ट तैयार की है। और उसके ऊपर, उस रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने सुनवाई करने के लिए नोटिस दिए थे, यहाँ पर बाकायदा तौर से चस्पा किया था। तो उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए, तो उसमें मैंने भी ऑब्जेक्शन फाइल किया था और मेरी जो है वहाँ पर सुनवाई हुई DM ऑफिस के अंदर। वहाँ पे सारे अधिकारी लोग बैठे हुए थे, तो हमने उनके सामने ये बात कही कि जो ये आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, एक तो ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर आपने जो डूब क्षेत्र है या फ्लड जोन है, जैसे आप कहते हैं कि 25 साल का और 100 साल का हमने एवरेज लेकर के दिया है, तो ये फ्लड जोन जो है इसके अंदर आपने खसरे दिखा रखे हैं सिर्फ। और खसरे जो साधारण आदमी हैं जो उसके किनारे रह रहे हैं, जो भी लोग हैं जो समाज का काम करते हैं, उनको खसरों से तो समझ में नहीं आएगा। तो या तो आप उसमें नदी के मेन स्ट्रीम से दिखाइए या जो पुश्ते लगे हैं उससे दिखाइए कितनी डायमेंशन तक अंदर तक वो फ्लड जोन आता है। ये हमने उनको बेसिकली कहा, और हमने उनको ये कहा कि भाई अगर आपको, जैसे अभी सरकार ने अध्यादेश भी लेकर के आए हैं इन मलिन बस्तियों के लिए 3 साल के लिए कि इन बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा, तो ये तो कई बार सरकार लेकर के आ चुकी है। 2018 में इसका ऑर्डर हो रखा है कि भाई जितने भी ये अतिक्रमण है नदियों के किनारे इनको हटाया जाए, हाईकोर्ट से ऑर्डर है, और अब ये केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। तो इस क्रम के अंदर अगर आपको वहाँ पर कोई एलिवेटेड रोड बनानी है जो कि नदी के बीच में आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मोहन में आपने बनाई है, इस तरह की कोई रोड बनाना चाहते हैं या उसके साथ में कोई ग्रीन कॉरिडोर डेवलप करना चाहते हैं, तो हमने पहले भी ये सजेशन दिया था कि आप वहाँ से 2-3 लाइन हटा करके, मान लीजिए 30 मीटर आपको जगह चाहिए, 50 मीटर जगह चाहिए, उस जगह से आप आबादी हटा करके
और उसे ग्रीन कॉरिडोर बना लीजिए, उसी में रोड बनाइए। मैंने उसमें भी कहा अभी मीटिंग के अंदर भी कि आप उसके अंदर सरफेस रोड बनाइए, आप एलिवेटेड रोड क्यों बनाते हैं? आप वहां पे 50 मीटर की जगह या 30 मीटर की जगह खाली कीजिए, ग्रीन कॉरिडोर बनाइए। उसके बाद जो लोग हटते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, उनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके उनको वहां पे एकोमोडेट कर दीजिए पीछे की तरफ। तो इस तरह से सब लोगों का रेगुलाइज भी हो जाएगा, नियमितीकरण भी हो जाएगा, और लोगों के ऊपर जो तलवार हर वक्त की लटकी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक अलग प्रक्रिया है नियमितीकरण की, और ये अलग प्रक्रिया है, और इसके अंदर किसी का कोई मकान नहीं टूटेगा। मगर हमने पहले भी देखा कि एनजीटी ने, ये लोग जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसके ऊपर इनका फिर अधिकार नहीं रहता है। फिर तो जो वहाँ के जजेस होते हैं एनजीटी के, वो अपने तरीके से ऑर्डर करते हैं चीज़ों को देख करके, और उस ऑर्डर का जो उनका जजमेंट होता है उसका पालन करना होता है। तो पहले भी इन्होंने घर तोड़े हैं, और अब अगर ये रिपोर्ट दे रहे हैं और कल ये इस तरह का अगर आती है बात, वहाँ के जजेस ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो डूब क्षेत्र है जिसके अंदर पानी भरने की संभावना है और लोगों का इससे नुकसान होना है, तो आप जो है इसमें से जो भी आबादी है उसको हटाइए, तो भी लोगों के घर टूटेंगे। मगर क्योंकि वास्तविकता नहीं बताई जाती है, चीज़ों को घुमा फिरा करके बताया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हैं। देखिए अल्टीमेटली जो मास्टर प्लान 2041 का है जो बन रहा है, उसके अंदर ये बिल्कुल साफ लिखा गया है कि देहरादून शहर का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर से जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, जितने भी स्लम्स हैं, उनको हटा करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, या कहीं अगर नियमितीकरण है तो नियमितीकरण किया जाएगा, जिनको हटाने की ज़रूरत है उनको हटाया जाएगा। तो बात साफ है कि ये मलिन बस्तियाँ अल्टीमेटली उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हटेंगी, और लोगों को समझना चाहिए। अब उन लोगों के पास रास्ता क्या है? असल बात यह है कि रास्ता क्या है। लोग चाहते ये हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले। पॉलिटिकल सोल्यूशन के अंदर भाई सरकार लेके आई है अध्यादेश, 3 साल के लिए आपके लिए एक सोल्यूशन निकल आया है, मगर जो कोर्ट से ऑर्डर आते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है, उसको लागू करने की कोशिश करती है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं से भी कोई राहत मिल सकती है तो वो कोर्ट से मिल सकती है, और कोई तरीका आपके पास नहीं है। और ये बेचारे लोग जो है उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढते हैं। हमारे जो ये जो राजनेता होते हैं, जो नेतागण होते हैं, वो उनको आश्वासन दे देते हैं, उस भरोसे से वो जो है उस बात का इंतजार करते रहते हैं और उनके घर टूट जाते हैं। तो ये सब हालात के अंदर हमें तो नहीं लगता कि कोई और सोल्यूशन है इसके अलावा कि बाकायदा तौर से जो लोग इफेक्टेड हैं, जो विक्टिम हैं, वो अपना एक संघर्ष समिति या जो भी कुछ वो बना सकते हैं बना करके, और कोर्ट में उनको अपनी बात कहनी चाहिए। कोर्ट ने तो पहले ही ऑर्डर कर रखे हैं, तो इसमें डर किस बात का है? कोर्ट ने तो पहले कह रखा है कि नदियों के किनारे इतना अतिक्रमण है वो हटाया जाए। तो आप अपनी बात तो कहिए। जैसे कि हल्द्वानी के लोगों ने जब उनके 4000 5000 घर टूटने का नंबर आया तो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। तो आप लोगों को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ के और अच्छे वकीलों से राय मशवरा लेकर के और अपना रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देना चाहिए, कोर्ट में जाकर के अपनी बात कहनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से जो काम कर रही है वो कर रही है, मगर सरकार या तो सरकार के पास एक ऑप्शन है, सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि सरकार जितनी भी ये मलिन बस्ती हैं इनको रेगुलराइज कर दे। नदी के किनारे अगर उनको जो जगह चाहिए उतनी जगह खाली करा करके और पीछे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें। उसमें हमने ये भी सजेशन दिया था कि जो आप बिल्डिंग बनाते हैं उसकी आधी कॉस्ट पब्लिक से ले लीजिए, आधी कॉस्ट आप बियर कर दीजिए, तो ये आपका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। जितने भी लोग हटाने हैं आपको वहीं पे आपके विस्थापित हो जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं और लेकर के जाते हैं आप तो उसके लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए फिर आपकी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। यहाँ तो यही है कि भाई आप हटाइए और पीछे की तरफ वो जगह उसकी खाली करा करके वहां पर लोगों को एकोमोडेट कर दीजिए, वहीं पे उनकी कंस्ट्रक्शन करके उनके मकान बना दीजिए। तो ये सोल्यूशन है। बाकी देखिए मलिन बस्ती के लोगों को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। वो अगर ये समझते हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा या जो लोग हैं कुछ उनकी मदद के लिए आएंगे, तो अभी तक तो कोई इस तरह की बात हुई नहीं है। सरकार ने सिर्फ इतना किया है कि इनके लिए अध्यादेश लेकर के आए हैं। और जैसे कि मैंने पढ़ा है और मैं बहुत दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जो हमारे मुख्य सचिव हैं वो भी ये चाहती हैं कि इन लोगों का नियमितीकरण होना चाहिए
और अगर कहीं हटाने की ज़रूरत है तो कहीं दूसरी जगह इनका रीसेटलमेंट होना चाहिए। तो हमारे सब बस्ती वालों को ये चाहिए कि अपने बस्ती के लोगों की डिटेल बना करके उसमें लिखना चाहिए कि हमारे इतने घर हैं, हमारे यहाँ पर इतने हिंदू बसते हैं, इतने मुस्लिम बसते हैं, हमारे पास ये मंदिर हैं, ये हमारी मस्जिदें हैं, और हमारे पास बिजली है, पानी है, सड़क है, और हमारे वोटर कार्ड्स बने हुए हैं, इतने दिन से हम यहाँ रहते हैं, बस्ती आबाद हैं, सारी सहूलतें सरकार ने दे रखी हैं। तो लिहाजा इसका हमें हमारा नियमितीकरण करना चाहिए। एक ही सलूशन है जो सरकार कर सकती है, वो है नियमितीकरण। मेरा सरकार से भी ये अनुरोध है कि ये बस्ती बहुत पहले से बनी हुई हैं, बहुत सारी बस्ती 40 साल से बनी हुई हैं। सरकार अध्यादेश ला रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इसके साथ साथ इन बस्तियों का परमानेंट सोल्यूशन यही है कि इन बस्तियों को नियमितीकरण किया जाए, कुछ विस्थापन की ज़रूरत है तो विस्थापन किया जाए, और इनके जो घर हैं वो बना करके दिए जाएं। और सरकार के अलावा बस्ती वालों से भी मेरा अनुरोध है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन इस बात का नहीं है, ना ये इस तरह की रिपोर्ट निरस्त होती है। सरकार को ये रिपोर्ट एनजीटी के अंदर देनी है, तो निरस्तीकरण का कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, बल्कि आप अपने आप को इकट्ठा करके सारे बस्ती वाले लोग एक जो है एक लायामल तय करके, और इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि एनजीटी के अंदर जा करके आप, चूँकि आप जो है विक्टिम हैं, आप असरअंदाज हो रहे हैं, तो आपको जाकर के अपनी बात अच्छे वकीलों के जरिए रखनी चाहिए ताकि आप लोगों को परमानेंट तरीके से कोई राहत मिल सके।